हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। अब तक के लेक्चर्स में हमने चार्ज पर पड़ने वाले फोर्स के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन ये फोर्स बनता कैसे है, इस लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहे सैटेलाइट को ऑर्बिट में बनाए रखता है, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहे इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में बनाए रखता है। इन दोनों केसेस में दोनों बॉडीज के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, तब भी वो साथ में है। पहले केस में प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करती है, और दूसरे केस में प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाती है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ए रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्जेस से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे दोनों चार्जेस या बॉडीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, वो डिक्रीज होती है, और चार्जेस के बीच का फोर्स भी डिक्रीज होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज Q है जिसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज Q0 को इसके पास लाएंगे तो Q0 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, जो कि बाहर की तरफ या रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि चार्जेस के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा। और अगर Q0 एक नेगेटिव चार्ज है तो Q इस पर फोर्स अंदर की तरफ या रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, और इन दोनों चार्जेस के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये चार्ज Q जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं, और चार्ज Q0 जो इस फील्ड में टेस्ट होता है उसे टेस्ट चार्ज कहा जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम इस टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं। हम अब तक के लेक्चर्स में ये समझ गए हैं कि कैसे सिचुएशन में फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होता है, मगर इस चार्ज के चारों तरफ मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर दोनों चार्जेस यानी कि सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की तरह आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में ही होती है। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज को तो हम पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं, तो फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगी। यानी कि Q अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और Q अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। इन दोनों केसेस में जैसे जैसे हम चार्ज के करीब जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। जैसे कूलम फोर्स दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज भी इस R के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस फील्ड पर मौजूद यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर पड़ रहे फोर्स के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता करने के लिए हम प्लस Q चार्ज की फील्ड में टेस्ट चार्ज Q0 को उस पॉइंट पर रखते हैं। अब हम कूलम्स लॉ के अनुसार ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का फोर्स K इंटू Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर होगा, मगर हमने तो टेस्ट चार्ज को +1 कूलम माना था, इसलिए फोर्स F K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर बन जाएगा। और हमने इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट पर जो फोर्स है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर बताया है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सोर्स चार्ज Q के मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और R स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब इस इक्वेशन को हम Q0 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा F अपॉन Q0 इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, और हमारे पास E इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है। अब हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं और हम E पता कर सकते हैं, जो F अपॉन Q0 होगी, या F इज इक्वल टू Q0 इंटू E होगा। मतलब कि अगर हम फोर्स को यूनिट पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट न्यूटन पर कूलम है, और अगर हम एक चार्ज Q0 को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमें उस चार्ज Q0 पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हमेशा फोर्स के साथ होता है।
पिछले लेक्चर में हमने फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस को कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस Q1, Q2, Q3 अप टिल Qn के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट P पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पॉइंट P को पोजिशन वेक्टर्स R1, R2, R3 अप टिल Rn से डिफाइन किया जा सकता है। कंसिडर करिए कि पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, इसलिए इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम होगा। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंडिविजुअल चार्जेस से बनी है। हम कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता कर सकते हैं। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने के लिए भी शिफ्टिंग वेक्टर्स को यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वेरी करती है और सोर्स चार्ज के पोजीशन वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता की जा सकती है। ये हम चार्जेस Q1, Q2, Q3 अप टिल Qn के ओरिजिनल पोजीशंस को डिस्टर्ब किए बिना कर सकते हैं। इसी चीज को आसान करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को बनाया गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड को हर पॉइंट पर डिफाइन किया जा सकता है और वो चार्ज के चारों तरफ हर पॉइंट पर वेरी करती है। इसलिए हमें एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता हो तो हम कोई भी पॉइंट पर मौजूद चार्ज Q0 पर पड़ रहे फोर्स का आसानी से पता लगा सकते हैं। अब इस लेक्चर पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 is equal to 4 microcoulomb and Q2 is equal to -2 microcoulomb are arranged as shown in the figure. L is equal to 3 centimeter. What is the electric field at the origin? यहाँ पर चार्ज Q1 4 माइक्रोकुलम्ब को y एक्सिस पर रखा गया है और चार्ज Q2 जो -2 माइक्रोकुलम्ब है उसको x एक्सिस पर रखा गया है। अगर ऑरिजिन पर एक टेस्ट चार्ज मौजूद है तो हमें ऑरिजिन की इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। यहाँ पर Q1 पॉजिटिव है और ऑरिजिन पर मौजूद टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होगा, इसीलिए इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा जो y डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। चार्ज Q2 नेगेटिव है, इसलिए इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा और वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। ऑरिजिन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ पर मौजूद सभी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगी। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 पता कर लेते हैं। यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और चार्जेस क्योंकि माइक्रो कूलम्स में दिए गए हैं तो उनको हम कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻⁶ लिख के। और L 3 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हो जाएगा 0.03 मीटर। सारे वैल्यूज को अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो यहाँ पे यूनिट्स m² और m² कैंसिल हो जाएगा और 9 4 36 होता है, इसीलिए 4 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम होगा E1। ऐसे ही हम E2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लो और E2 की वैल्यू बन जाएगी 2 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। अब इन दोनों वेक्टर फील्ड्स को ऐड कर लो, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता कर लो, जो कि होगा √√ E1² + E2²। अब E1 और E2 की वैल्यू हम जानते हैं तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमें E टोटल मिल जाएगा 4.5 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें इसका डायरेक्शन भी पता करना पड़ेगा। इसके लिए हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो x एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है उस एंगल थीटा को पता करना पड़ेगा। इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल OAB में tan थीटा ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड होगा। यहाँ पर थीटा का ऑपोजिट साइड E1 है और थीटा का एडजेसेंट साइड E2 है, इसीलिए tan थीटा E1/E2 होगा। इनकी वैल्यूज हम ऑलरेडी जानते हैं, ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो tan थीटा होगा 2 या थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ E1/E2 या tan इनवर्स 2, जिसकी वैल्यू होगी 63 डिग्रीज। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस से 63 डिग्री का एंगल बना रही है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके देन, मिलते हैं अगले लेक्चर में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और नई चीजें सीखते रहिए। थैंक यू, बाय।